कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। तो हम बता रहे थे कि उस वक्त एक एक करके आपकी 2 डिश स्लिप कर दी गई। इनको मात इतना कर दिया जाए कि इनको अपनी मातृभाषा से गुरेज हो जाए, और दूसरा शिक्षा व्यवस्था जो इनकी सुदृढ़ रीढ़ है उसको तोड़ दिया जाए। तो कानून लाया गया, हिंदी में अथवा मातृभाषा में पढ़ना गैर कानूनी है, गैर कानूनी। क्योंकि तुम्हारे लिए यदि अच्छी चीज़ों के प्रति आकर्षण पैदा किया जाए तो तुम इतने बलवान थे, इतने मजबूत थे, किसी भी छोटी मोटी चीज़ से तुम आकर्षित नहीं होते थे। तुम्हें अपनी खुद गर्जी की रोटी पसंद थी बजाय कि किसी दूसरे के निवालों पर जीना तुम्हारे लिए बिल्कुल डिनाइबल था, स्वीकार नहीं करते थे। तो फिर क्या किया? अब कानून लाया गया। अब देश का कानून तो मान्य था, ये बात अलग है कि देश का कानून चल रहा है कि उस पर विदेशी कुछ आवरण आ चुका है, पहचान नहीं पा रहे। तो कानून लाया गया, हिंदी भाषा में अथवा मातृभाषा में पढ़ना गैर कानूनी है। या तो लोग पढ़ना ही बंद कर दिए या फिर धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा में पढ़ना प्रारंभ कर दिए। बस एक डिश स्लिप हो गई। अब पहलवान की पहलवानी लचकदार हो गई। दूसरा, गुरुकुलों में पढ़ना तो और भी गैर कानूनी है। अब जिन गुरुकुलों में 20-20 हजार बच्चे पढ़ा करते थे, 4-5 शिक्षकों के माध्यम से, आप सोच रहे होंगे 4-5 शिक्षक कैसे पढ़ाते होंगे? कोटा फैक्ट्री थी कि नहीं? कोटा फैक्ट्री नहीं था। मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से वहाँ अध्ययन अध्यापन होता था। अध्यापक सिर्फ सीनियर जो बच्चे हैं उनको पढ़ाते थे, सीनियर बच्चे अपने जूनियर को, जूनियर अपने जूनियर को, एक के बाद एक मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से उनका रिवीजन होता था और इनके लिए नया मिलता था, इनका पोषण होता था, उनका शोषण बचता था। इतनी बेहतरीन तरीके से 18-18 वर्षों तक गुरुकुल में विद्याएं पढ़ाई जाती थी, 18 वर्षों तक। और 3 घंटे की परीक्षा के माध्यम से उनको योग्य नहीं माना जाता था। अब बताओ, 3 घंटे की परीक्षा में यदि बुखार आ गया और फेल हो गया तो अपने आप को अयोग्य मान करके आत्मघात कर लेता है। क्या तुम्हारे 365 दिन की तैयारी को कोई व्यक्ति 3 घंटे में आंक सकता है? क्या 8-10 प्रश्नों के जवाब देना जिसको आ गया वो योग्य हो गया, और जो मात्र इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे गया उसको अयोग्य कर दिया गया? ऐसी कुछ परीक्षा की पद्धति उस समय थी ही नहीं। प्रति समय सीनियर लोग परीक्षा करते रहते थे और उसको योग्य मान करके अगली कक्षाओं में भेजते रहते थे। प्रतिपल रोज परीक्षाएं होती थी, ना परीक्षा देने वाला घबराता था, ना परीक्षा देने वाला कुछ सिंह वृत्ति अपनाता था। एक दूसरे के पूरक बनते हुए, अरे अनपढ़ भी पढ़ा लिखा बन जाता था, अज्ञानी भी, ठेठ भी सेठ बन जाता था। ऐसी व्यवस्थित शिक्षा पद्धति उस समय चला करती थी। अब तो बस सेमेस्टर सिस्टम हो गया, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एनुअल एग्जाम होने लग गए। 3-3 घंटे में एग्जाम होते हैं, बस उसके बाद भी चीटिंग होती, टेटिंग होती, बकवादी कौन कौन सी होती, अंत में जाकर के सेटिंग होती। तब तो कहना पड़ता, डिग्रियां तो तालीम पे किए हुए खर्चों की रसीदें हैं, हुनर तो वो है जो किरदार में झलकता है। जो डिग्रियां लेके तुम बैठे हो ना, वो रसीदें हैं कि तुमने अपनी पढ़ाई पे कितना खर्चा किया। रसीद ले लो, रसीदें मिली हैं, टैलेंट नहीं मिला है। हुनर तो वो है जो किरदार तुम्हारे आचरण में झलकता है। जिनका आचरण हुनरवान हो गया वही डिग्री के बगैर विद्वान हो गया। और जो डिग्रियों को लेकर के अपने माथे लिए घूम रहे हैं, अब सोचो इतनी डिग्रियां लेने के बाद भी तुम्हारे लिए रोजगार के लिए भीख मांगने पड़ रही है। ऐसे तो डिग्री के बगैर भीख मांग लेते तुम्हारे लिए अच्छा मिल जाता, गुजारा हो जाता। ऐसे डिग्रियों के मोहताज होकर के तुम माता पिता बने हो और अपने ही कोख के जाये को तुम पता नहीं कहाँ चले जाने के लिए भटक रहे हो, सिर्फ इसलिए कि बेटी वाला बेटी तब देगा
जब तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास नहीं होगा। तो फिर तुम क्यों चिंता कर रहे हो, अपने आप वो कर लेगा। जब तुम्हारे पास रहना ही नहीं, ना बहू को रहना ना बेटे को रहना, तो तुम इतनी चिंता में क्यों बेटे को पढ़ाने के लिए। समझ रहे हो कितना बड़ा अपराध कर रहे हो अपने आप से, वो बच्चों से। और ऐसे स्कूलों में भेज देते हैं जहां पर हिंदी बोलने पर फाइन लगता है। आपस में बात करती है, हमारा बेटा तो इस स्कूल में पढ़ने लग गया जहां पर हिंदी बोले तो फाइन लगता है। अरे ये तो वो गोरे अंग्रेजों के समय भी कानून नहीं था कि भारत में रह कोई हिंदी बोले और डंडा लग जाए। ये काले अंग्रेज कैसे हो गए जो भारत में हिंदी बोलने पर फाइन लगवाने में फक्र महसूस करते हैं। तो क्या भारतीय बच्चा भारत में हिंदी नहीं बोलेगा तो ब्रिटेन में जाके बोलेगा? जबकि ब्रिटेन में भी इंग्लिश पूरी नहीं बोली जाती। ब्रिटेन के भी 3 पार्ट हैं, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और ब्रिटेन। स्कॉटलैंड में जाकर के यदि कोई इंग्लिश बोल दे 2 तमाचे लग जाएंगे। ए मिस्टर, यहाँ पर स्कॉटिश बोलिए, इंग्लिश नहीं। जिस ब्रिटेन की भाषा को तुम शर्माते चढ़ा के रखे हो, उसी ब्रिटेन में इंग्लिश बोलने पर पाबंदी है, और तुम हिंदी बोलने पर पाबंदी लगा करके इंग्लिश बोलने में फक्र महसूस करते हो। शुरुआत तुमने भाषा से की, फिर शिक्षा से की। जब दोनों तुम्हारे लौट गए तो तुम्हारे घर में अपना जाया लौटने की उम्मीद खत्म हो गई। फिर देखो, गौवंश तो ऐसा था, ऐसा फलता फूलता था उस वक्त। एक छोटी सी बात याद आ गई, बता दूं? पता नहीं, एक के बाद एक बातें दिमाग में इंटरव्यू दे रही हैं। ए महाराज जी, पहले मुझे सुना दो, पहले मुझे सुना दो। हम कहते रुक जाओ, अभी दूसरी सुना रहे हैं। एक के बाद एक आ रही है, पता नहीं कौन सा पुण्य लेकर तुम पैदा हुए हो। एक बहुत अच्छे जिन्होंने गायों के ऊपर पीएचडी की है, उन्होंने बहुत अच्छा एक लेख लिखा था। उस लेख की छोटी सी बात मुझे याद आ गई। उन्होंने एक भूमिका बनाई कि गाय का बछड़ा जो होता है ना, हजारों गायों में भी अपनी माँ को पहचान जाता है, अपनी माँ के पास जाके दूध पिएगा। और भैंस का पाड़ा आलसी, कोई मिल जाए ठीक ठाक है ना। अब यदि ये भेदभाव भूल जाए कि माँ तो माँ होती तो बात अलग है, लेकिन आलसी राम है वो तो। भैंस के आगे बीन बजाना, ये कहावत है भैंसों के लिए बनी, गाय के लिए नहीं बनी। गई भैंस पानी में। अभी हम लोग बिहार करते आ रहे थे मधुखेड़ी की ओर, उस समय पानी बहुत गिर रहा था और उसी समय बहुत उमस भी थी। तो बस बिहार देखते रहते, चूँकि सिंगल रोड थी वो, सारी भैंसें जा करके वो पानी में जाके तैरने लग गई। किसी ने कहा गई भैंस पानी में, अब निकलने वाली नहीं है। अब उसका मालिक सुबह से लेकर शाम तक भी डंडा लगाता, कुछ नहीं, भैंस पानी में गई तो अब आराम से बस वहीं रहेगी, अब तुम निकालते रह जाओ उसको। ये भैंसों की उदाहरण है। तुम तो गाय की बात कर रहे थे। उनने गौशालाओं पर और गाय पे पीएचडी की। एक अच्छी बात कही, बोले हजारों गायों में से भी गाय का बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, और भैंस का पाड़ा कुछ भी हो, जो मिल जाए ठीक है। और यदि आपके बच्चे ने माँ का दूध पिया है अथवा गौ माँ का दूध पिया है, माँ का दूध पिया है अथवा गौ माता का दूध पिया है, और फिर पढ़ने के लिए बाहर गया या जॉब के लिए बाहर गया हो, घर के बाहर गया हो या देश के बाहर गया हो, तो तभी उम्मीद करना कि लौट आएगा जिसने गाय का दूध पिया या माँ का दूध पिया। भैंस का दूध पीने वाले ये भूल जाएं कि तुम्हारे बच्चे वापस लौट करके आएंगे, क्योंकि गाय का बछड़ा ही अपनी माँ को पहचान पाता है। बात समझ में आ गई? बहुत बड़ा व्यंग है। जो मिल गया ठीक, डिब्बे का मिल गया तो ठीक, समझ रहे हो, और बॉटल का मिल गया तो ठीक। अब तो सफेद पानी आने लग गया। उस समय समृद्ध गौवंश यहां हुआ करता था। आज़ादी के जस्ट पहले की बात बता दूं, और पहले की तो बहुत दूर की बात है। उस वक्त जब 35 करोड़ भारतीय थे, उस वक्त एक भारतीय पर कम से कम 4 गाय का गौवंश, गौधन था। मतलब लगभग 2 अरब, 4 नहीं 5 हो गए, ज़्यादा हो गए, बल्कि 6 हो गए,
2 अरब गौवंश उस वक्त भारत में था जब 35 करोड़ भारतीय थे, और आज 150 करोड़ भारतीय हैं। कितना गौधन है आप समझ लो, कितना है, कहाँ चला गया, कहाँ गया। अब बताओ, फिर भी आपके घर तक दूध पहुंच रहा है, पता नहीं कौन सी कामधेनु लग रही है, पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा। महाराज बहुत पानी गिरता है, पानी गिरे तो कोई बात नहीं, लेकिन भैंस गई पानी में फिर भी दूध निकला है, बहुत बड़ी बात है। कहाँ से आ रहा? यूरिया। आपके भोजन में भी यूरिया है, आपके दूध में भी यूरिया है, आपके बालों में भी शैम्पू, आपके दूध में भी शैम्पू है। गुरुदेव कई बार इस बात को कहते, एक दूध के लिए लैब टेस्टेड करने भेजा, प्रयोगशाला में टेस्ट करने भेजा कि ये शुद्ध है कि नहीं। 16 बार टेस्ट करने के बाद यही पाया गया कि बिल्कुल प्योर दूध है। एक बार में टेस्ट हो जाए तो तुम तो तुरंत पी लोगे, भले ही जहर खा रहे हो। 16 बार टेस्टेड हो गया कि ये प्योर दूध है। 17वीं बार एक अलग तरीके से किया तो कहा इसमें दूध का नामो निशान नहीं, इसमें तो प्योर यूरिया और शैम्पू है। किस दूध को पी रहे हो? महाराज हमारे घर में गाय आकर के घंटी नहीं बजाती, दूध वाला के घंटी बजाता है, हम दूध ले लेते हैं। अरे वो दूध वाले, हाँ आ रहे, भैंस लगी हमारे घर। कहाँ से आती भैंस गाय? उस कैन में रखी रहती क्या? अपने आप दूध बनाती। जितना दूध चाहिए हो तुरंत उपलब्ध है। अरे अब तो माखन तो बिल्कुल इतना है, बटर, गटर है कि बटर भगवान जाने। पनीर, चीज, हाँ चीज की बात आ गई, बता दूं मैं, अंतिम बात है, समय पूरा हो गया। चीज खाते हो ना आप लोग? नहीं खाते। जो बच्चे खाते हो, तुम्हारे बच्चे तो खाते होंगे बाहर, क्योंकि उनको वही नसीब होता है। अरे जिनको अपने घर की माँ की चीज़ पसंद नहीं आती या उनको चीज़ मुनासिब नहीं होती, उनको तो वो चीज़ खाना ही पड़ेगा। जिस चीज़ को बनाने के लिए चाहे वो कितनी भी अच्छी कंपनी हो जो ग्रीन सिंबल लगाती है, वो कंपनी भी एक स्लॉटर हाउस चलाती है। गोवा में 80,000 गाय के बछड़े गाय के साथ सिर्फ आपकी चीज़ बनाने के लिए काट डालती 1 साल में। क्यों? चीज़ तो बनता दूध से ही है, लेकिन दूध से चीज़ बनाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका वो जो हम बताने वाले हैं, और एक तरीका वो है जिसमें दूध से उस प्रकार का चीज़ बनने के लिए 6 महीने लगेंगे। अब ऐसी कौन सी कंपनी है जो दूध से चीज़ बनाने के लिए 6 महीने इंतजार करेगी? और दूसरा तरीका ये है जिसमें मिनटों में चीज़ बन जाता है। कैसे बनता है? गाय के, जो गर्भवती गाय है वो अभी कुछ दिनों बाद बच्चे को जन्म देने वाली है, उसको गर्भज अवस्था में ही काट दिया जाता है, उसके बछड़े को निकाला जाता है। जो नवजात शिशु है उसके आंतों से काट करके रेनेट निकाला जाता है, और वो रेनेट जब दूध में डालते हैं तो दूध तुरंत चीज़ बन जाता है। मतलब चीज़ बनाने के लिए गाय और बछड़ा दोनों को काट डाला जाता है। ऐसे 80,000 गाय के बछड़े और गाय चीज़ बनाने के लिए एक कंपनी काटती है। गोवा में उसका स्लॉटर हाउस चलता है और जिसके चीज पर ग्रीन सिंबल लगा होता है। तो महाराज ये ग्रीन हरा निशान का शाकाहार का प्रमाण नहीं है, बिल्कुल नहीं। हरा निशान लगाने के लिए भी कंपनियों को 6 चीजों से छूट मिली है। यदि ये 6 चीजें डाली हैं तो भी तुम हरा निशान लगा सकते हो कानूनन। वो 6 चीजें क्या हैं? पंख, बाल, ऊन, अंडे की जर्दी, चर्बी और सींग। क्या ये 6 चीजें शाकाहार हैं? और इनके होने पर भी हरा निशान लगने की कानूनन सुविधा प्राप्त है, तो क्या हरा निशान शाकाहार का प्रमाण पत्र हुआ? और जिस हरे निशान को देख करके तुम तुरंत गप कर जाते हो, तुम शाकाहारी हुए? अब बताओ, तुम्हें आजाद भारत के नागरिक हम कैसे माने? समय पूरा हो गया। ये दास्तां आगे भी चलती रहेगी, धर्म की बात भी चलेगी और राष्ट्र धर्म की बात भी चलेगी। अभी भी आज हम ये तय नहीं कर पाए कि 47 के पहले भी व्यवस्था वैसी ही थी, आज भी व्यवस्था वैसी है, तो पहले हमने आपको गुलाम क्यों माना था और आज आज़ाद क्यों मान रखे हैं? आगे चर्चा जारी रहेगी। और बहुत अच्छी बात, जिन्होंने इस चर्चा को और जिन्होंने अपने गौरवमयी पूर्वजों के जीन्स को अपने धड़कनों में जिंदा रखा है, ऐसे एक के बाद एक दृष्टांत सामने आ रहे हैं। कल शाम को एक दृष्टांत सामने आया। एक सज्जन दोपहर में आए, बहुत अपने आप में भावुक थे,
कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बोले महाराज आज रात भर में सो नहीं पाया। हमने कहा कोई नया अटैक तो नहीं आ गया किसी को। उन्होंने अच्छी बात बताई। बोले महाराज 3 दिन पहले आपसे आशीर्वाद लेकर के हमारे जीवन साथी ग्वालियर में गई थी। वहाँ पर चूँकि वो हार्ट पेशेंट हैं, 25 से 30% उनका हार्ट मार्ट काम करता है। और 4-5 दिन पहले 28 तारीख के पूर्व वो आए थे, अपने संकल्प पत्र को भरने के लिए चर्चा हुई थी। और हार्ट पेशेंट होने के बावजूद भी 10-15 लाख रुपए लगता है हर साल उनकी दवाई दारू में। उस सबको लगने के बावजूद भी एक मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति ने अपने दिल पर पत्थर रख करके इस मंदिर को पत्थर का बनाने का संकल्प लिया था। और उसके बाद बोले महाराज 2 दिन बाद जाना है उनके लिए। हमने कहा ठीक कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। और जब आशीर्वाद लेके गए और वहां पर गए, डॉक्टरों ने चेक किया तो डॉक्टर हैरान रह गए। जो वर्षों से अपने 25-30% हार्ट काम करता था उसकी दवाई दारू कराते थे और प्रति वर्ष 10-15 लाख रुपए खर्च करते थे। जब इस बार उन्होंने चेक किया तो उनका हार्ट 50 से 60% काम करना शुरू कर दिया है। और इस उम्र में 50 से 60% हार्ट काम करना एक स्वस्थ व्यक्ति की निशानी माना जाता है, क्योंकि इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते इतना ही हार्ट काम करता है। अब बताओ, तुम्हारे उस पत्थर के जनालय को तुम पत्थर का जनालय बोलोगे कि अतिशयकारी क्षेत्र बोलोगे? जो प्रतिदिन नए नए क्षेत्र के रूप में, नए नए उदाहरणों के रूप में सामने आने लग गए हैं। बात रियल इंटेलिजेंसी की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की है? तो तुम नारियल चढ़ाते हो कि रियल चढ़ाते हो? महाराज चढ़ाते तो रियल हैं, लेकिन प्रतीक के रूप में नारियल चढ़ाते हैं जो श्रीफल बन जाता है। आप सबके जीवन में ये श्रीफल रियल बन पाए, इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वाम वंदमानस्य ममास्तु देवी। उसके बाद एक और बात आई, अब कितनी बताएं? उनकी बात वो स्वयं बताया तो अच्छा, नहीं तो फिर आपको लगेगा महाराज जी अपने मुंह अपनी तारीफ किए जा रहे हैं। मेरी तारीफ नहीं हो रही, एक गुरुओं की तारीफ हो रही है। और जब गुरुओं की तारीफ होती है तो गुरु भक्त जो भी काम करता है वो अतिशय के लिए ही करता है, अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।